पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार में तमाम जो लोग हैं इस इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, कुछ अहम और बड़े फैसले ले सकते हैं। तो आपको बताते चले कि लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी और तमाम मंत्रीगण, डिप्टी सीएम वहां शामिल हुए और ये बैठक काफ़ी देर तक चली। लगभग शाम के 5:30 बजे इस कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसके ब्रीफिंग के लिए कैबिनेट सचिव अरविंद चौधरी सूचना भवन में आते हैं और डिटेल में 129 जो एजेंडे पास हुए हैं कैबिनेट से उसकी बृहद ब्रीफिंग करते हैं। देखिए, कई दिनों से चर्चा थी कि आज यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले लेंगे, क्योंकि यह अंतिम कैबिनेट माना जा रहा था। देखिए, कैबिनेट जो सचिव हैं अरविंद चौधरी ने काफ़ी डिटेल में ये बातें बताई हैं। डीए में बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके डीए में वृद्धि हुई है और कई अहम फैसले बता रहे हैं कैबिनेट के जो सचिव हैं अरविंद चौधरी। सुनिए। इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत राजनगर मोतीपुर खैरा पथ के 12.5 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 73,37,73,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ही इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया में जयनगर से घुरना वाया नरपतगंज कुल लंबाई 35.77 किलोमीटर में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 139 करोड़ 7,54,270 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगली दो योजनाएं भी इसी पथ निर्माण विभाग की इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें भागलपुर अगरपुर कोतवाली पेव्ड शोल्डर चेनेज 0 से 17.75 सहित 2 लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 114 करोड़ 2,40,000 की स्वीकृति दी गई तथा अगली योजना में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल ढाका के अंतर्गत गांधी चौक से लौखान पथ के 12 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 52 करोड़ 60,95,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पर्यटन विभाग का था, जिसमें क्रमांक 33 पर पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। क्या किस पर्यटन का कह रहे हैं या वो पर्यटन वाले? इसमें राशि तो विषय में नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, 3.24 एकड़ है, जिसका पंजीकृत मूल्य 68 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस पर 9.5% की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और 11 वर्षों में दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप इसका भुगतान निवेशक द्वारा किया जाएगा। और वार्षिक अनुज्ञप्ति प्रीमियम, ये वार्षिक 18 करोड़ 60 लाख रुपए एवं रियायती इकरारनामा दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप ईयरली लाइसेंस प्रीमियम के रूप में वार्षिक तौर पर किया जाएगा। ये होटल के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि अथवा इकरारनामा पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने की तिथि, इसमें जो भी पहले हो उसके बाद से देना होगा। ये चूँकि विभाग इसमें ज़्यादा विस्तार से बता सकता है। आप अगर
विवरण चाहेंगे तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक अलग से प्रेस नोट रिलीज करें। इसको नोट कर लीजिए। पर्यटन विभाग ने ही अगला एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर गयाजी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का नामांकन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पंचायती राज विभाग का था, जिसमें पंचायत उपनिर्वाचन के 25 मई 2025 को मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, स्ट्रीमिंग और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया गया था। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस पर 1,88,69,530 रुपये खर्च हुए थे। अगला एजेंडा बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का था, जिसमें बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति के कुल 3 और मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक का 1, इस प्रकार कुल 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 37 पर समाज कल्याण विभाग की योजना थी, जिसमें केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए अल्पावास गृह को 20,20,82,000 रुपये के वार्षिक व्यय पर संचालन की स्वीकृति दी गई। सुधार विभाग का था, जिसमें सारण जिला के अंतर्गत 17.5 एकड़ गैर मजरूआ मालिकान प्रति कदीम भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। ये मौजा फुलवरिया था। सिवान अंतर्गत महाराजगंज अंचल के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। अब वहाँ सेंट्रल स्कूल का बिल्डिंग बनेगा। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला मुद्दा था, जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना हेतु पूर्व से सृजित 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित किया गया तथा 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही हैं, जिसमें विभाग अंतर्गत 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू संचालन हेतु 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी इसी विभाग का है, जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडल का सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, जिसमें सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग द्वारा लखीसराय में कृषि उत्पादन बाजार समिति लखीसराय के बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु 41,71,03,000 रुपये की लागत पर स्वीकृति दी गई। तत्काल वर्तमान वर्ष में इस पर 10 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया धाम के फेज 1 के तहत बृहद एवं समग्र विकास करने हेतु 64,77,04,000 रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नौटोलिया, मुजफ्फरगंज होते हुए
पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 58 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई। इसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी सम्मिलित है। अगला एजेंडा जल संसाधन विभाग का है। सिंचाई प्रमंडल वीरपुर अंतर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य के लिए 52 करोड़ 35 लाख 59 हजार की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा योजना एवं विकास विभाग का है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के अंतर्गत आंशिक संशोधन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ 11 लाख 57 हजार 170 रुपये के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत जो मुख्य बिंदु है 63 नंबर, जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि राज्य के अधिवक्ताओं को 1 जनवरी 24 को या उसके पश्चात नामांकित सभी अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रति माह की दर से स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। अन्य भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसका विवरण आपको बाद में हम सर्कुलेट करेंगे। वित्त विभाग द्वारा एमएसपी योजना 2010 को निरसित करते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2025 लागू की गई है, जो कि 1/1/2009 के प्रभाव से लागू की गई है। गृह विभाग द्वारा अगला एजेंडा था, जिसमें केंद्र सरकार की असम्प योजना है, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए योजना है। इस पर कुल 50 करोड़ 63 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति तथा 15 करोड़ 28 लाख की पूरक योजना की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त 340 करोड़ 90 लाख रुपए की अग्निशमन से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें ERSS जो डायल 112 है, उसके अंतर्गत नए सर्वर के क्रय हेतु नामांकन के आधार पर या एकल स्रोत से अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का वार्षिक मानदेय निर्धारित किए जाने के कारण 122 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 91 की पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इसमें कलवार के बाद ब्रैकेट लिखा हुआ था, उस ब्रैकेट को हटाकर कॉमा लगाया गया है। उससे चलते कुछ कन्फ्यूज़न था। विभाग ने कहा कि इसमें उसको लेकर कन्फ्यूजन था, वहाँ कोष्ठक नहीं होना चाहिए था, कॉमा ही होना चाहिए था। वो जहाँ था वहीं है, सिर्फ कॉमा लगाया गया वहाँ पे उसको स्पष्ट करने के लिए। अगला एजेंडा गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार आपराधिक प्रक्रिया अभिरक्षा एवं संपत्ति का निस्तार नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसमें धारा 497 के 2 के अंतर्गत किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो कि आपराधिक प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के रहे हैं, उनको कैसे कॉन्फिस्केट किया जाएगा और कैसे उसका निस्तार किया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही था, जिसमें साइबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई से अलग करते हुए एक सेपरेट वर्टिकल के रूप में इस्टेब्लिश करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से जितने भी इसके लिए 23 नए पदों का सृजन किया गया और पूर्व से
सृजित 321 पदों को कर्णांकित किया गया और 207 पदों को हस्तांतरित किया गया। ऐसा साइबर अपराध की संख्या को बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे आने वाले समय में साइबर मामलों के निष्पादन में हमें बहुत मदद मिलेगी। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही है, जिसमें अग्निशमन सेवाओं में बेहतरी हेतु महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं के कार्यालय में 42 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नामांकन के आधार पर चयन की स्वीकृति अगले एजेंडा में दी गई। 39वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए आउटरीच सेशंस और आदर्श प्रतिरक्षण केंद्रों पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 11,500 पर से बढ़ाकर उनका मानदेय 15,000 किए जाने तथा 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अगले एजेंडा में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प में कुछ संशोधन किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 41वां एजेंडा था, जिसमें राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु लागू बंद पत्र, जो बॉन्ड की व्यवस्था है, उसमें संशोधन किया गया। मैं बता देता हूँ। इसमें संशोधन निम्न किए गए हैं। पहला तो बॉन्ड की अवधि को 3 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है कि अगर अनिवार्य बॉन्ड की जो सेवा है वो नहीं करते हैं तो उनको उनके कार्य के एवज में जो भुगतान की गई राशि है उसकी वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन बॉन्ड की जो राशि है उसकी वसूली नियमानुसार की जाएगी। अनधिकृत अवधि किसी कारण से मान लीजिए वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो 2 बार बॉन्ड अवधि के विस्तार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पहले इसका प्रावधान नहीं था। बॉन्ड अवधि की गणना विभाग में योगदान की तिथि से की जाएगी। पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी। कई बार विभाग में योगदान देने से पदस्थापन के बीच थोड़ा फासला हो जाता है। इसी तरीके से और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित या भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स, IGMS, PGI या अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि टेन्योर अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आकर के वो इस अपना बॉन्ड आधारित सेवा पूरा करेगी। और इसके बारे में विभाग इस पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थी इसमें कोई दावा नहीं कर सकेगा। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता था कि जब वो यहाँ कार्य कर रहे हों, इसी बीच में किसी का एम्स वगैरह में हो गया लेकिन बॉन्ड के कारण वो नहीं जा पाते। तो ये सब इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के कारण 99 करोड़ 21 लाख 24 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई। छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 वार्षिक पुनर्निर्धारित की गई। नहीं, ये आगामी वर्षों के लिए है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये 9वीं और 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र छात्रा के लिए था। अगला जो है एजेंडा वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए है और कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 से बढ़ा के 1200 और 5 से 8 तक 1200 से बढ़ा के 2400 और 5 से 6 तक और 7 से 8 तक 1800 को बढ़ा के 3600 किया गया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया की अधिष्ठापन हेतु
भूमि के हस्तांतरण, गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। भूमि का रकबा 40 एकड़, ये बोध गया में, गया जिला अंतर्गत अंचल डोभी के अंतर्गत। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें कैमूर जिला अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु कृषि विभाग की भूमि देने की स्वीकृति दी गई और उतनी ही समतुल्य भूमि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1.23 एकड़ असर्वेक्षित भूमि की स्वीकृति दी गई। 47वां एजेंडा भी दुजरा, सदर अंचल मौजा दुजरा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें नालंदा जिला अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि जिसका कुल रकबा 10 एकड़ है, उसको पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। उद्देश्य है कि वहां पर 5 सितारा भवन होटल का निर्माण कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और ब्लू बुक के प्रावधानों के आधार पर सुरक्षा संबंधी तैयारी करने के लिए संवेदकों को सूचीबद्ध कर अथवा स्थानीय प्रचार प्रसार के माध्यम से कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी गई। अगली एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजनाओं के लिए MORTH सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट बनाया है, उसके आधार पर विभाग द्वारा तैयार प्रारूप मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट की स्वीकृति दी गई और इसके विशेष शर्तों को जोड़ने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था 127वां, जिसमें बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अगले 2 एजेंडा थे 128 और 129, जिसमें PPIN के माध्यम से सारण एवं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कमांड एरिया डेवलपमेंट के कार्य की स्वीकृति दी गई। सारण में 50 करोड़ 40 लाख और मुजफ्फरपुर में 56 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जो आपको नहीं मिला है वो मैंने 25 के प्रभाव से केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 55 से बढ़ाकर 58 किया है। उसी के अनुरूप राज्य सरकार भी एक साथ 25 के प्रभाव से 55 से बढ़ाकर 58% कर रही है। इस पर कुल 917 करोड़ 78 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित। थैंक यू। तो आपने सुना काफ़ी डिटेल में एक एक करके तमाम 129 एजेंडे जो कैबिनेट से पास हुए हैं सबके बारे में ब्रीफिंग किया गया है। लेकिन सबसे जो अहम फैसला माना जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके DA में 3% तक बढ़ोतरी की गई है और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसले लिए गए हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह अंतिम कैबिनेट नहीं था, मंगलवार को फिर से एक कैबिनेट हो सकती है, क्योंकि कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो उसका मुहर जो है उस मंगलवार वाले कैबिनेट में लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों की यही राय है कि यही 129 एजेंडों वाला ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम कैबिनेट था और इसमें काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए गए। अब देखना होगा कि जब सरकार चुनाव में जाती है तो इन एजेंडों का कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।